आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे संस्थान के आ, एक छात्र रहे हैं पिछले सेशन में 19-21 में। और इसीपुर हाई स्कूल जो कि यहाँ का जो है राजकीयकृत हाई स्कूल यहाँ इसीपुर जो कि इनका जो है यहाँ पर द्वितीय स्थान रहा था। और कितना अंक था आपका? 404। 404 शायद। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 80.8। हाँ, 80.8% कुछ था। वैसे उतना भी ज़्यादा मार्क्स तो नहीं, क्योंकि आजकल तो टॉपर्स आप लोग जान ही रहे हैं कितने हाई रैंकिंग होती है, कितनी हाई परसेंटेज होती है उनकी। लेकिन एक जो रीजनल लेवल पर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारे संस्थान से, विशेष करके क्योंकि हमारे संस्थान से इनका प्रथम स्थान भी था। संस्थान की बात करें तो और जो है जैसा कि मैंने बताया कि हाई स्कूल से यानी जो यहाँ जो इसीपुर हाई स्कूल है, यहाँ इनका जो है द्वितीय स्थान रहा था। तो आप अपने परिणाम से कितने कितने खुश हैं? पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमको भी लगता है कि थोड़ा और मेहनत करते तो और ज़्यादा आ सकता था। जी, जी, शिकायतें तो सबों को रहती है अपने अपने परिणाम से। यदि जो खुश हो जाए तो वास्तव में वो कोई मेहनती छात्र है ही नहीं, क्योंकि हम लोग की भी स्थिति ऐसी ही रही थी। कितना भी एक समय है जब हम लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा था, फिर भी खुश नहीं थे। सभी घर वाले खुश होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें और भी ज़्यादा उम्मीदें होती है, और इसलिए यही वजह भी होता है कि हम लोग खुश नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर रहा है किस सब्जेक्ट्स में था? वो फुल्ली इंग्लिश और हिंदी में? हाँ, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में। जी, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ मैं हमेशा कहता था, और सबों को, आप लोगों को भी, कि जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ यदि हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। और यही आज परिणाम है कि जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट में इनका जो है डिस्टिंक्शन से भी कहीं ना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, लगभग अप्रॉक्स 90% ये मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में बच्चे अक्सर डरा करते हैं कि इसमें क्या होना है, क्या होगा, नहीं होगा। तो दो फैक्टर है कि यदि आप अच्छी राइटिंग आपकी हो जाती है और अच्छा लिख लेते हैं, आपकी भाषा अच्छी है, भाषा पर पकड़ अच्छी है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के बाद किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है? फिजिक्स। कितना रहा था? 84। जी, तो इसमें भी इनका डिस्टिंक्शन मार्क्स है। और तो यही वजह रहा कि ओवरऑल जो परसेंटेज रहा कुछ अच्छा रहा। और सबसे कम किस में रहा? केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री वास्तव में, इस केमिस्ट्री से सभी परेशान होते हैं। हम लोग भी एक समय था जब जो है दूर से ही कुछ पार्ट्स मज़ा भी आता है, लेकिन कोई पोर्शंस ऐसा होता है जैसे कि केमिकल कन्वर्जन्स वगैरह जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत चीज़ें उसमें एक्चुअली कह सकते हैं याद रखनी होती है, तो इस वजह से भी थोड़ा परेशान करता है बच्चों को। और शिकायतें जो आप बोलना चाहें, अपना ओपिनियंस पहले दें, उसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे। क्या मतलब किस सब्जेक्ट्स में लग रहा है कि नहीं जो आप सेटिस्फाइड नहीं है? जैसा कि आपने कहा कि आप अपने परिणाम से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, तो आखिर कोई ऐसी सब्जेक्ट जिसमें कि आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया और लेकिन उस हिसाब से आपने मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए? नहीं, हम ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम मतलब बहुत अच्छा मतलब अटैम्प्ट किए, लेकिन हमको उस हिसाब से नंबर नहीं आया। बल्कि हमको अपने आप मतलब अपने प्रैक्टिस में हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैथ में हमको लगता है कि हम थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस करते तो और ज़्यादा नंबर आ सकता था। मतलब शिकायतें परिणाम से नहीं बल्कि खुद से है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस। जी, जी, बिल्कुल ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो तो मार्क्स भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और स्वाभाविक है, अपने अपने प्रयास पर, अपने मेहनत पर ही भरोसा होना चाहिए। बाकी कितने लोग तो लग के भरोसे रहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज अपने जो जूनियर्स हैं या फिर जो समकक्ष हैं, आपके जो क्लासमेट्स रहे हैं, आपके सेशन में पढ़े हैं, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे मेन तो यही चीज़ है कि किसी को ना किसी भी काम को या किसी भी कोर्स को ना कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को छोड़ के हम प्रैक्टिस को टाल दिए थे। जी, ये होता है अक्सर सबसे बच्चों मेन के चीज़ साथ, है। क्योंकि शुरू से मेहनत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि आखिरी के 2-3 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस का पहाड़ लग जाता है लास्ट तक आते-आते, बहुत सारा चीज़ हो जाता है जो कि आप नहीं। इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी चीज़ को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप डेली बेसिस पर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करते रहें, और उसका एक इंटरवल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, होता क्या है कि हम लोग जब एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ भी करते हैं घर पर जाकर, लेकिन होता क्या है कि जब मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ्स जब बीत गए, उसके बाद आप उसको नहीं देखते हैं ना, और जब डायरेक्ट आप एग्जाम में देखते हैं उस समय आपको परेशानी होती है। इसीलिए उसको एक ऐसा एक पीरियड बना लीजिए कि उस पीरियड में आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज़ करना है। जैसे कोई सवाल है तो उसको आप हर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में एक बार फिर से उसको रिपीट करना है। मैथ्स को कम से कम 3 बार, पूरा 3-4 बार बनाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तो इससे आप जो है आप देख सकते हैं, आप स्कोरिंग जो टेक्निक्स होती हैं, आप इस वजह से जो है पीछे रहे, तो ये आप अपनी कमज़ोरी बता रहे हैं। और भी चीज़ आप अब बताइए अपने एम के बारे में। आप क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे, आप उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंस्पायरेशन रहेंगे, तो आप बताना चाहेंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ में? बेसिकली सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक जी, है। जी। तो इस फैमिली में क्या प्रॉब्लम होता है, सबको ना नौकरी जल्दी चाहिए होता है ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा सके। इस वजह से मेरे पापा का सजेशन था कि हम
एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर लें। इसी वजह से हम अब एयरफोर्स से मतलब तैयारी करें ग्रुप एक्स का। जी, जैसा कि आपने सुना तो ये इनकी ख्वाहिश है कि डिफेंस सेक्टर में ही एयरफोर्स या नेवी जो है बहुत ही अच्छी एक प्रतिष्ठित पद होता है वैसे वो, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है, उतना आसान भी नहीं होता। जल्दी तो नौकरी मिलती है, एक्चुअली नौकरी क्या, ये तो ट्रेनिंग के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हैं एग्ज़ाम देकर जो है। और एक बार यदि आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो उसके बाद ज़्यादा परिवार पर भी ज़्यादा दबाव नहीं होता, पैसे के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि सरकार खर्च उठाती है, ऊपर से आपको सैलरी भी देती है सरकार, ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ सैलरी आपको देती है। तो एक बहुत ही अच्छा है वैसे, कम उम्र में यदि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए, लेकिन फिर भी बहुत ही कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। हमको जितना पता है कि मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साइंस भी, एक्चुअली मैथ साइंस सब कोई सारा सब्जेक्ट ही अच्छा होना चाहिए इसमें, और एक बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है ये, और इस स्तर से आपको तैयारी भी करनी होगी। और जहाँ तक इन्होंने कहा, मैं इनकी बात को एक बार दोहराना चाहूँगा, ये बात वास्तविकता है कि हम लोग जो खास करके बिहार के जो लोग होते हैं, अब शहरी क्षेत्र को छोड़कर यदि हम चलें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग जो है बहुत ही कम उम्र में उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, और परिवार का बोझ भी आगे दिखता है कि नहीं, परिवार को भी आगे बढ़ाना है, पापा के बोझ को कम करना है, तो बहुत सारी बातें होती है एक्चुअली, और ये सच भी है कहीं ना कहीं। और इस वजह से भी इन्होंने कहा कि हम जो है चूँकि यदि ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, किस सेक्टर में, आपकी ख्वाहिश क्या थी, पर ये तो रही कि परिवार के दबाव के कारण या फिर फाइनेंशियल इश्यूज जो भी रहे हों, तो इसके वजह से यदि आप ऐसे, आपकी क्या इच्छा थी, आपकी क्या? जी, वैसे तो बचपन से मेरा ख्वाहिश था कि साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट, जी जी, इसके मैकेनिकल लिए साइंटिस्ट, जिस तरह, क्योंकि हमको ना बचपन से सुपर हीरो मूवी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उसमें एक चीज़ था आयरन मैन का AI, ठीक है। तो AI डेवलप करने के लिए उसमें ना कंप्यूटर साइंटिस्ट होना चाहिए, मतलब डाटा साइंटिस्ट होना चाहिए, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश था। अच्छा जी, ख्वाहिशें तो बिल्कुल होनी भी चाहिए, और अभी भी ख़त्म नहीं करना है इसे, कभी अपने अंदर मरने नहीं देना चाहिए। ख्वाहिश जो भी हो आपके अंदर, उसे हमेशा ज़िंदा रखें, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा एक मौका वो आपको ज़रूर मिलता है कि आप उस ख्वाहिश को पूरा कर सकें, उसको संजोए रखें। भाग्य आपका साथ दे, यदि आप उतनी मेहनत कर पाएँ तो शायद आगे बहुत कुछ करें आप लाइफ में। और साइंटिस्ट के लिए सच में बहुत ही लंबे संघर्ष की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है, इतना आसान नहीं होता इस पदवी को पाना। तो और हम आपको अपने संस्थान के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जो है आप बताएं कि जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छे तरीके से आपने सब्जेक्ट पढ़ा वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, और जो है बच्चे चूँकि जानना चाहें यदि संस्थान के बारे में, जो लोकल बच्चे जो देख रहे होंगे इस क्षेत्र के, उनके लिए कोई जानकारी कि यहाँ कौन सी सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है, आप अपना फीडबैक एक तरीके से दे सकते हैं। जी, यहाँ पे लैंग्वेज तो मतलब ठीक तरीका, मतलब जिस तरह जितना सिंपल तरीका से हो सकता था उस तरह से बताया, जी, ठीक है। और केमिस्ट्री जो पंकज सर पढ़ाते हैं वो मतलब इतने, अगर कोई बच्चा वाकई क्लास में ध्यान दे रहा है तो उसको पक्का ये होता है कि रट जाना है, क्योंकि वो चीज़ इतने तोड़ के समझा रहे हैं कि माइंड में जाना है वो चीज़, क्योंकि उससे और सिंपल नहीं हो सकता। और फिजिक्स और मैथ में तो गुरुदेव सर स्पेशलिस्ट हैं जी, तो बिल्कुल सटीक कहा इन्होंने, जो कि बच्चों को, हाँ, बायोलॉजी के बारे में बोलेंगे कि बायो का जो इस बार एग्जाम दी उसके लिए हम कुछ तैयारी नहीं की, मतलब जो क्लास में सर पढ़ाए बस उसमें अटेंशन दिए थे, क्योंकि ऐसे मेरा बायो में आगे 80 नंबर अतिरिक्त विषय रहा होगा इसलिए भी। जी, तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टीचर, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता और कोई भी टीचर जो है महान नहीं होता। वास्तव में बच्चे कितने मेहनत करते हैं उस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास में आप यदि 100% अटेंशन दें तो, और घर पर भी उतना आप होमवर्क करें, उतना मेहनत करें, तो जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आप यहाँ जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है, हाँ, हम लोग जो है साइंस की एक टीम है, जो ये आप इंटर लेवल जो है कुछ साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कम से कम खर्च में, आसान, घर पर रहकर जो है, इस क्षेत्र के यदि आप हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और जो है यहाँ पर सभी विषय को हम लोग बेहतरीन प्रयास, सब शिक्षक चूँकि अपने स्तर से अपना बेस्ट ही देता है, कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि वो जो बता रहे हो बच्चे उसके ना समझें। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी भी रहती है सब में, लेकिन आप जो है उस कमियों को आप पूरा कर सकते हैं, अपने स्तर से प्रयास करें और अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जो चाहते हैं आपके जीवन में वो काम आप हासिल करें और आप उसे पूरा करें। और लास्ट में आप जूनियर्स के लिए क्या, मतलब जो मान लीजिए इस बार 10th क्वालिफाई करेंगे, उनका भी रिजल्ट परिणाम जल्दी ही आने वाला है, शायद 4 या 7 को कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये 10th के बाद एग्जाम देने के बाद सबको कंफ्यूजन रहता है कि आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले, तो किसी के प्रेशर में कुछ नहीं लेना है कि आर्ट्स ले या साइंस ले, आपको जो लगता है कि आप ये निकाल सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को
मतलब संभाल सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको वही लेना है। किसी दोस्त या किसी पेरेंट्स की बात में नहीं रहना है कि मुझको साइंस या आर्ट्स लेना है। जो आपको अच्छा लगे आप वो उसी का चयन करें। जी बिल्कुल, ये छात्र की ही अभिरुचि होनी चाहिए, आपको किस में इंटरेस्ट है वो देखें, क्योंकि पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ में अपना किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। इसीलिए अपने हिसाब से ही सब्जेक्ट का चयन करें। हाँ, माँ बाप को आप कन्विंस कर सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं हम इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हम इसको अच्छे से कर लेंगे, और इस तरह से कन्विंस करें, गिव अप नहीं करें। ये नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं दबाव में लाकर कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसमें कि आपका कोई फ्यूचर ही नहीं हो, तो इस तरह से अपने फ्यूचर की बलि देना भी सही नहीं है। और आप सही चुनें, बड़ों से सलाह लें और बिल्कुल जहाँ तक हो सके प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। वैसे कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, मैं हमेशा ये नहीं कहता, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं कि साइंस ही सबसे बढ़िया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है और आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। वैसे मैं आज जाते जाते कुछ और भी सूचना आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हम लोग के पास आई होप 12th में कितने बच्चे होंगे, शायद 50 से 60 बच्चे शायद, है ना, 60+। बिहार बोर्ड से। हाँ, चूँकि हम लोग के पास कुछ झारखंड बोर्ड से भी बच्चे होते हैं, तो 60 के आसपास बच्चे रहे होंगे। अभी तक जितनी जानकारी हमको लगता है 30 के आसपास जो है, नहीं 30 के आसपास जो है उन लोगों ने फर्स्ट क्लास जो है पास किया है। एवं भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चों की जानकारी हमें नहीं मिल पाती हम लोगों को। और तो बस इतना ही आज के जो है वीडियो में, और आप लोग जो है ऐसे ही कुछ वीडियो हम लोग और भी लाएंगे, और भी बच्चे कुछ जो कि जिन्हें संतुष्टि नहीं हुई अपने मार्क्स से, बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड है, और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मेरा भी उम्मीद टूटा है। और यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम की भी गड़बड़ी है, क्योंकि कॉपी उतनी उच्च लेवल की जाँच नहीं की जाती है हमारे राज्य में, खास करके सब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो। OMR शीट तो ठीक है, मशीन करती है, उस पर तो पूरा विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सब्जेक्टिव की बात रही, हमको नहीं लगता कि वेल क्वालिफाइड टीचर उसको जांच करते हैं। एवरेज मार्किंग हमेशा से शिकायत रही है। हमको लगता है कि जब 2012 में 10th पास किया, 2014 में, हर बार शिकायत यही रहती है कि एवरेज मार्किंग होती है, खास करके सब्जेक्टिव्स में। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था में सुधार लाए। और वैसे तो अब उतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फिर भी अच्छा ही रहा ओवरऑल रिजल्ट जो है, चूँकि 70% से ज़्यादा बच्चों ने पास किया है, बहुत और अच्छे अंक से पास किया है। और सरकार ने भी ऐसा नहीं कि कोई कसर छोड़ा है। हमको लगता है ग्रेस भी बहुत बच्चों को मिला है ना। हमको लगता है 7 to 8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक ग्रेस मिला हुआ है, तो इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो बस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष, और इनके लिए भी जो जिनसे आप बातें कर रहे थे, जिनकी बातें आप सुन रहे थे। तो धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।